सोचो, अगर कल सुबह दुनिया से अगर प्राइसेस गायब हो जाएगी तो, यानी कि दूध का प्राइस नहीं, पेट्रोल का प्राइस नहीं, बिटकॉइन का नहीं, सोने का नहीं, हमें इसकी कीमत ही पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दुनिया तो क्या में चली जाएगी। यानी प्राइस एक सिर्फ नंबर नहीं है, प्राइस एक इंफॉर्मेशन है। कीमत एक सोसाइटी को जानकारी देती है। इसी को इस चैप्टर में हम समझेंगे। चलो तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, कैपिटलिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, वैसे मैं हूँ डॉक्टर राम और आप देख रहे हैं बीटीसी स्टैंडर्ड। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। जितना हो सके उसको आसानी से हिंदी में छोटे छोटे एग्जाम्पल देके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यार इसको फिर से एक्सप्लेन करो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और आसानी से देखने का प्रयास करेंगे। ओके, इस चैप्टर को भी हम एक कहानी के रूप में देखेंगे। एक स्टोरी सुन रहे हो, आपको कोई एक कहानी सुना रहा है और आप उसको सिर्फ सुन रहे हो और उससे नॉलेज गेन कर रहे हो। ओके, तो इस तरह से हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे और वो सुनने में या आपको समझने में बहुत ईजी जाएगा। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। एक शहर था, उस शहर में दो लोग रहते थे, यानी कि एक था अमित और दूसरा था सुमित। राइट, तो अमित बिजनेसमैन था और सुमित अर्थशास्त्र की थोड़ी फार नॉलेज रखता था। राइट, तो जब अमित बिजनेसमैन था तो अमित सुमित को कहता है, यार ये मार्केट का मुझे कुछ पता नहीं चलता है। कभी ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी गेहूँ महंगा हो जाता है, तो कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, या किस चीज़ के दाम गिरते हैं, मुझे मार्केट का कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आके बोला कि यार नहीं, प्राइस रैंडम नहीं है, प्राइस कुछ ना कुछ सिग्नल देती है, कीमतें कुछ ना कुछ सूचना देती है सोसाइटी को कि यार ये है। राइट, तो उसी को हम समझेंगे कि प्राइस सिग्नल क्या होता है। तो सुमित अमित को मार्केट लेके जाता है और वहाँ पे देखता है मार्केट में तो टोमेटो के रेट बहुत बढ़ गए वाले होते हैं। तो वो वहाँ पे दुकानदार को पूछता है कि यार टोमेटो का रेट क्या है, तो उसे रेट बता देता है। तो बोलता है, यार इतने महंगे हो गए, तो ये तो शॉपकीपर लूट रहे हमें। तो सुमित बोलता है, नहीं यार, लूट नहीं रहे हैं, ये प्राइस इंक्रीज़ है, ये एक सिग्नल है। राइट, तो वो बोलता है कि ये कैसा सिग्नल है? तो बोलता है, हो सकता है कि यार बारिश कम हुई, सप्लाई कम हुई, इसकी वजह से टोमेटो के रेट बढ़ गए हो या डिमांड बढ़ गई हो, ऐसा हो सकता है। राइट, इसीलिए हायर प्राइस को वो मिल रहा है। तो इससे होगा क्या? तो किसान ज़्यादा टोमेटो प्रोडक्शन लेने का प्रयास करेंगे, वेस्टेज को कम करेंगे, सप्लाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी जब किसान और टोमेटो का प्रोडक्शन करेंगे। तो यही कैपिटलिज्म का मैजिक है और इसी को हम कह सकते हैं कि फ्री मार्केट सप्लाई और डिमांड को और प्राइसेस को ऑटोमेटिकली मैनेज करती है। इसको हम और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि यार ये सिग्नल क्या होता है। समझो यार, अभी आप मार्केट में जाते हो कि कुछ चीज़ों के दाम बढ़े वाले होते हैं और कुछ चीज़ों के दाम गिरे होते हैं। राइट, लेकिन हमेशा के लिए ही जिस चीज़ के दाम बढ़े हुए होते हैं वो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं और कम होते हैं वो कम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, अगर लहसुन का रेट अगर 200 रुपीज़ 200 रुपये किलोग्राम है तो कुछ दिन बाद उसका रेट कम हो जाता है, वो 100 रुपये किलोग्राम पे भी आता है। राइट, 50 रुपये भी आ सकता है। राइट, और कभी 300 को भी जाता है। ऐसा क्यों होता है यार? आपने देखा कि ये इसको गवर्नमेंट कुछ परसेंट कंट्रोल करती है, लेकिन ज़्यादातर इसको मार्केट कंट्रोल करती है। राइट, ये किसी के अगर लहसुन का रेट 300 रुपये केजी हो गया तो क्या सरकार ने लोगों के कानों में आके बताया या अनाउंस करके बताया क्या कि यार 300 रुपये हो गया, आप लहसुन का प्रोडक्शन ले लो? नहीं, ये बाज़ार बताती है लोगों को कि क्या करना है आगे। राइट, अगर अभी स्टील का देखो, स्टील का अगर रेट अगर बढ़ गया है, राइट, तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां क्या करेगी? और खदानों में जाके और सप्लाई बढ़ाने का कोशिश करेंगी। तो इससे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई मैच होके वो प्राइस एडजस्ट होती है। तो ये बाज़ार या मार्केट इसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है
इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। बाजार ही दुनिया का सुपर कंप्यूटर है, राइट। आप कहीं पर भी जाओ, ये कोई नहीं बताता आपको कि क्या करना है। बाजार अपने आप सिग्नल दे देती है और लोग उसे ग्रैब करते हैं और अपने चॉइसेस को आगे लेके जाते हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, राइट। तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है, या कोई फैक्ट्री ओनर है, तो ये इन सबको कौन बताता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, क्या बनाना है और कहाँ भेजना है। इसके लिए कोई सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम होती है क्या? नहीं। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपको बताता है क्या कि आपको इतना ये प्रोडक्शन करना है, यहाँ पे भेजना है और इसका ये प्राइस रहेगा? कोई बताता है आपको? नहीं। ये मार्केट खुद डिसाइड करती है कि ये क्या करना है इसका। मार्केट जब प्राइस के बदले में सिग्नल दे देती है, तब लोगों को पता चलता है कि अब किसका प्रोडक्शन करना है, और ऑटोमेटिकली लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं, और वो सप्लाई डिमांड मैच होके वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। इसे प्राइस सिस्टम भी कहा जाता है। अगर समझो स्टील महंगा हो गया है, आप स्टील के फैक्ट्री में गए हो, स्टील महंगा हो गया है, तो वो ओनर क्या करेगा? वो स्टील महंगा हो गया है, मटेरियल महंगा हो गया है, तो वो अल्टरनेटिव को ढूंढेगा, राइट। अपना प्रोडक्शन चेंज करेगा और अपना वेस्टेज भी वो कम करता जाएगा। तो ये क्या था? ये एक प्राइस सिग्नल था फैक्ट्री ओनर के लिए, मार्केट ने दिया हुआ। इसका क्या मतलब है कि प्राइसेस इंफॉर्मेशन को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। इसको और एक एग्जांपल से हम समझेंगे। समझो आप अपने गांव जाते हो और वहाँ पे देखते हो यार गेहूँ के दाम बहुत बड़े हुए हैं। तो आप बोलते हो कि यार इतने बड़े हुए दाम हैं, प्राइसेस इतने इंक्रीज है, तो लोग तो बहुत परेशान होते हुए होंगे। एग्जैक्टली, लोग परेशान होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए। आप ये बोलेंगे क्यों? क्योंकि जब किसानों को लगेगा कि गेहूँ महंगा है, तो किसान गेहूँ का प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और गेहूँ का प्रोडक्शन बढ़ाने से प्राइसेस और बाद में नीचे आ जाएंगी, और प्राइस और डिमांड मैच हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली फ्री मार्केट करता है। अब हम समझते हैं कैपिटलिज्म क्या है। इसे हिंदी में कहा जा सकता है पूंजीवाद, राइट। तो कैपिटल यानी कि अमीरी नहीं है। कैपिटल ये है कि आज का फल थोड़ा देर से खाने के बाद और ज़्यादा अच्छा आएगा, राइट। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। समझो 2 मछुआरे हैं, राइट, और वो समंदर में जाके मछलियाँ पकड़ते हैं। तो समझो 2 मछुआरे हर दिन 5-5 मछलियाँ पकड़ के, फिश पकड़ के अपने घर आते हैं। तो पहला क्या करता है, 5 के 5 मछलियाँ खा जाता है हर दिन, और दूसरा क्या करता है, 3 मछलियाँ खा जाता है और 2 मछलियाँ बाज़ार में जाके उसको बेच देता है। तो वो दूसरा जो व्यक्ति है वो हर दिन कुछ ना कुछ कमा रहा है 2 मछलियाँ बेच के। तो वो क्या करता है, ऐसा कुछ दिन करने के बाद वो फिर उस जमा हुए पैसे से मार्केट जाता है और एक बड़ी सी जाली खरीद लेता है, जो फिश को पकड़ने वाली जाली होती है, वो नेट। तो वो नेट को खरीद लेता है और फिर वो नेट लेके समंदर में जाता है, और वहाँ पे वो उस नेट का यूज़ करके 50 मछलियाँ पकड़ के लाता है, राइट। तो इससे हम क्या समझे कि अगर आपने आज कुछ चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस किया, तो कल वो आपको आपके बिजनेस में या आपके लाइफ में आपको वो काम आएंगी, वो पूंजी। तो सैफुद्दीन इस चैप्टर में यही बताता है कि आज आपने कंजम्पशन कम करके अगर कल के लिए सोचा, तो इससे सोसाइटी भी ग्रो होती है, आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम होते हो, फाइनेंशियली फ्री होते हो, और ये पूंजीवाद का जो कंसेप्ट है सोसाइटी में, वो भी एक सक्सेसफुल उद्देश्य की ओर चला जाता है। अब हम ये सोचते हैं कि समझो यार, ये जो मार्केट ऑटोमेटिकली सब कुछ एडजस्ट कर लेता है, जब सरकारें इसको कंट्रोल करना चाहती है तो फिर क्या होता है, राइट। तो समझो कि सरकारें कंट्रोल करेंगी कि गेहूँ की कितनी प्रोडक्शन होगी, पेट्रोल कितना बिकेगा, उसकी प्राइसेस क्या रहेगी। तो इससे क्या होता है, शॉर्टेज होता है, इससे ब्लैकआउट हो जाते हैं मार्केट में। इसमें
सब मार्केट चोक हो जाता है इस बात से, जब सरकारें इसमें इंटरफेयर करती है तो, राइट। तो ये इसका अगर हमें एग्जाम्पल देखना है ना, तो हम देख सकते हैं रशिया का यानी कि आज रशिया है वो, इससे पहले वो सोवियत यूनियन था, राइट। तो सोवियत यूनियन में ऐसा ही हुआ था कि एक प्रेसिडेंट ने वहाँ के बाज़ार को कंट्रोल करने की प्रयास किया था, मार्केट को कंट्रोल करने का प्रयास किया था, उनकी चीज़ों को, उनके दामों को कंट्रोल करने का प्रयास किया था कि कौन सा प्रोडक्शन कितना रहेगा, कौन सा प्रोडक्शन यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन कितना करना होगा ये सरकारें डिसाइड करती थी, पेट्रोल कितना बिकेगा ये सरकारें डिसाइड करती थी। तो इस वजह से उस इकोनॉमी में प्राइसेस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गई और उसकी वजह से इकोनॉमी इनसफिशिएंट हो गई। यही होता है हर मार्केट में, जब सरकारें जब आपके मार्केट में दखल देती है, प्राइसेस में दखल देती है, तो यही होना ही होना होता है। आज वो शॉर्ट टर्म के लिए लगता है कि ऐसा है, हाँ ठीक है, लेकिन वो बाद में प्रॉब्लम ही देता है। आप देखते हो कभी प्याज के दाम बढ़े हैं तो न्यूज़ चैनल में आता है कि कॉमन मैन के लिए तो प्याज इतने महंगे हो गए हैं, आंसू आ रहे हैं लोगों को। इसको कम्प्लीटली मार्केट के ऊपर छोड़ दो, सरकारों का इसमें दखल अंदाजी बंद हुआ तो मार्केट ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेता है। सैफुद्दीन ने इस बुक में एक इकोनॉमिस्ट का भी एग्जाम्पल दिया है जिनका नाम है हाइक, राइट। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है कि इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन एक जगह नहीं होती, वो स्कैटर्ड होती है। स्कैटर्ड होती है यानी कि बहुत सारी जगहों से इंफॉर्मेशन एक होती है, अलग अलग होती है। ओके, तो अगर समझो फार्मर है तो उनके पास ज़मीन है तो उनको ज़मीन के बारे में पता है, अगर कोई दुकानदार है तो उसको डिमांड के बारे में पता है कि लोगों को क्या चाहिए, या फिर फैक्ट्री ओनर है तो उसको पता है कि कॉस्ट कितना रखना है, राइट। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है अलग अलग जगहों की, राइट। तो ऑथर यही बोलता है कि हर किसी भी एक व्यक्ति को सभी चीज़ों के प्राइस का इंफॉर्मेशन होना ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये क्या होता है कि जब चीज़ें या इंफॉर्मेशन मार्केट में स्कैटर्ड होती है तो उसे कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन या डिसेंट्रलाइज प्राइस सिस्टम, राइट। तो डिसेंट्रलाइज प्राइस सिस्टम यानी कि एक जगह से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको 10 जगहों से, 100 जगहों से, 1000 जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन आती है, राइट। और सेंट्रलाइज प्राइस सिस्टम यानी कि सरकारें बताती है कि ये इसकी प्राइस है। तो डिसेंट्रलाइज प्राइस सिस्टम सेंट्रलाइज प्राइस सिस्टम से कितने बहुत चीज़ों में बेहतर है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है, आप ध्यान दे के सुनिए कि इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर एक ऐसा सिग्नल है कि जो मार्केट में बताता है कि सेविंग्स कितनी है लोगों के पास। समझो लोगों ने अच्छा खासा कमा के अपने पैसे को बैंकों में सेव किया, तो उससे जब डिपॉजिट बढ़ता है तो ब्याज दरें कम होती है। ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। जब सेविंग बढ़ती है तो ब्याज दरें कम होती है, और ब्याज दरें जब कम होती है तो लोगों को क्या, कैपिटलिस्ट लोगों को क्या लगेगा। समझो कोई बिल्डर है जो हाउस बिल्ड करता है, घरों को बांधने का काम करता है वो, तो उसे क्या लगेगा, यार अभी बेस्ट टाइम है, लोगों के पास सेविंग है तो मैं कम, ब्याज दरें भी कम है तो मैं अभी पैसे उठाता हूँ और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, राइट। तो वो क्या करता है, फिर वो कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा के बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। तो इससे होता क्या है आगे कि जब ये सिस्टम होती है तो इसे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट, राइट। लेकिन जब सरकारें इसमें दखल देती है तब क्या होता है हम ये देखेंगे। ओके, समझो कि सरकारों ने नया पैसा प्रिंट करके बैंकों को दे दिया, राइट, और उस पैसे से ब्याज दरें कम हो गई, तो इसको क्या लगेगा, बिल्डर को क्या लगेगा कि अभी मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ कम ब्याज पे पैसे उठाता हूँ और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता हूँ। लेकिन जब वो वैसा करता है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करता है, तब उसे पता चलता है यार लोगों के पास तो सीमेंट, ईंट, पत्थर इतने चीज़ें है ही नहीं अभी मार्केट में। तो इससे हुआ यूँ कि लोगों के पास गलत सिग्नल गया गवर्नमेंट मनी प्रिंट करने से
कि लोगों के पास बचत ज़्यादा हो गई है। एक्चुअली लोगों के पास बचत नहीं हुई थी, सरकार ने मनी सप्लाई बढ़ा दिया था। इसे मैल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, यानी कि गलत निवेश इसे भी कहा जाता है, इसे गलत निवेश कहा जाता है, राइट। कि आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है कि ये लोगों की सेविंग है, लेकिन वैसा होता नहीं है। सरकारों ने एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करके बैंकों को दे दिए, उससे ब्याज दरें कम हो गई और बिल्डर को लगा कि लोगों की सेविंग बढ़ गई, इसलिए वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा था। तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट यानी कि लोगों की सेविंग बढ़ेगी तो भी तभी बाद में ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद लोग हाउस खरीदेंगे। तो ये मार्केट का पूरा एक साइकिल होता है। सो इसी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। आप थोड़ा हो सकता है कि आगे पीछे हो रहा हो, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए कि यार बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो ये चैप्टर था कैपिटलिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें बिटकॉइन कहाँ बैठता है ये हम देखेंगे यार। लेकिन बिटकॉइन इस चीज़ में आता कहाँ से है, इसका कनेक्शन क्या है, वो कनेक्शन हम जो करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज मॉनिटरी नेटवर्क है, यानी कि कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वो पूरा स्कैटर्ड ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, राइट। तो ये फ्री मार्केट के प्रिंसिपल होते हैं कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, मार्केट की प्राइस फ्रीली बढ़ती है या घटती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई से वो मैच हो जाती है। यानी कि अगर बिटकॉइन का सप्लाई भी फिक्स है 21 मिलियन, तो अगर कोई बेच रहा है या कोई खरीद रहा है तो बेचने और खरीदने का सप्लाई और डिमांड मैच होके प्राइस ऊपर नीचे होती है, राइट। तो बिटकॉइन क्या करता है, बिटकॉइन में एक्स्ट्रा गवर्नमेंट इसको प्रिंट नहीं कर सकती, एक्स्ट्रा बिटकॉइन को मार्केट में नहीं ला सकती, डोनाल्ड ट्रंप भी हो तो भी नहीं ला सकता, राइट। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में करेक्ट सिग्नल जाता है, करेक्ट सूचना जाती है कि यार हाँ बिटकॉइन का ये भाव है, अभी ये रेट है और ये इतने का बढ़ गया है या इतने का कम हो गया है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मार्केट को जाती है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसको फेकली या इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप 0.1 बिटकॉइन को भी मार्केट में एक्स्ट्रा नहीं प्रिंट कर ला सकते। तो इससे क्या होता है, मैल इन्वेस्टमेंट से लोग बच जाते हैं और इसे ट्रू इन्वेस्टमेंट से जोड़ा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर मनी ही इट सेल्फ मैनिपुलेटेड है तो समाज में जो सोसाइटी में जो सिग्नल जाता है वो रॉन्ग जाता है और इससे बबल्स बनते हैं मार्केट में, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बनती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मार्केट में आती है। तो ज़्यादा मनी प्रिंट करने से प्राइसेस भी आर्टिफिशियली आगे पीछे होते हैं। तो यही इंटरवेंशन मार्केट के एनाटॉमी को डिस्टर्ब करता है। पर इसीलिए सोसाइटी में साउंड मनी इतना ज़रूरी है, क्योंकि साउंड मनी से करेक्ट इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में जाती है। ओके, तो आप अभी इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद आप ये समझे होंगे कि यार प्राइसेस सिर्फ नंबर नहीं है, राइट। प्राइसेस सिग्नल देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, कोऑर्डिनेशन देता है दो लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में सिस्टम कोऑर्डिनेट होता है इससे, राइट। तो जब और कैपिटलिज्म क्या है, तो कैपिटलिज्म एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, राइट। तो एक इन्फॉर्मेशन का एक पूरा नेटवर्क है मार्केट का, उसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। ओके, तो हर बदलता हुआ प्राइस सोसाइटी में कुछ ना कुछ सिग्नल देता है कि कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ किसकी डिमांड है, हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ है। और शायद प्राइस सिस्टम ही सिविलाइजेशन का हिडन एक लैंग्वेज है, यानी कि एक भाषा है कि यार ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कैसे होता है। कोई नहीं बोलता, मार्केट में भी लोग नहीं बोलते एक दूसरे को, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। ये तो आप इस चैप्टर से अभी समझे होंगे कि प्राइस क्या होता है, प्राइस सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम और कैपिटलिज्म। ये चार चीज़ों का ऑथर ने इस बुक में समझाने का प्रयास किया। एक्चुअली ये सब एग्जाम्पल हमने सिर्फ समझने के लिए दिए हैं। बुक में क्लियर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो ऑथर को बताना चाहते हैं वो ऑथर ने बताया है। हमारे ऑडियंस को ये थोड़ा इजी लगे इसलिए हमने थोड़ा छोटे एग्जाम्पल के साथ गेहूँ, टमाटर या स्टील ऐसे छोटे एग्जाम्पल के साथ उसको समझाने का प्रयास किया। यार आप को ये सीरीज़ कैसे लग रही है आप बताना, क्योंकि यार और लाइक शेयर भी करना, क्योंकि मैं क्या बिटकॉइन का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि या किसी म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र नहीं हूँ कि कोई मैं आपको सलाह दे के कोई आप मुझे उसकी अर्निंग होगी, वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन है और एक जर्नी है
और इस जर्नी पे सबको चलना है एक दिन। तो उस जर्नी को थोड़ा अर्ली आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और मैं इसको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल हो, तो इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। यार एक वीडियो को बहुत टाइम जाता है बनाने को, मेहनत भी बहुत लगती है, इतना आसान नहीं है। तो आपसे गुजारिश है यार, इसको शेयर करिए, इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए कि फाइनेंशियल लोगों की लिटरेसी इतनी बढ़े कि लोगों को किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को नहीं पूछने की ज़रूरत पड़े। यार आपके पास अगर कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र आके बैठता है या LIC एजेंट आके बैठता है, वो आपको ज्ञान देता है ना, तो एक्चुअली उसको मनी की मीनिंग ही नहीं पता है। वो सिर्फ एडवाइज़र है, वो आपको आके बताता है कि ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि उसने उतना ही सीखा होता है, राइट। तो ये जब आप सीरीज़ सुनोगे तो एक नेक्स्ट लेवल पे आपका सोचने का तरीका जाएगा कि यार ये था सोसाइटी में, लेकिन मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था। ओके, तो ये सीरीज़ कैसे लग रही है आप बताना। ये 6 चैप्टर हो चुके हैं और 4 चैप्टर अभी बाकी है, वो 4 भी हो जाएंगे। और मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि यार थोड़ा लेट हुआ मुझे बनाने को, 2 दिन लग गए इस वीडियो को, लेकिन थोड़ा समझ के एनालिसिस करके वो पूरा पढ़ के थोड़ा बनाने में टाइम भी लगता है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।